आज के वीडियो में कवर करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के लेक्चर नंबर 4 है और ये रिवीजन क्लास है। तो आज के टॉपिक है महिलाओं की भूमिका में देखेंगे तो सामाजिक भूमिका, महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और सांस्कृतिक भूमिका, पर्यावरणीय भूमिका और सामाजिक भूमिका में दहेज प्रथा का उन्मूलन और मादा भ्रूण की हत्या के विरुद्ध आंदोलन और छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन और सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सामाजिक भूमिका में पहला पॉइंट है, मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक आंदोलन चलाया जिसे मादा भ्रूण के हत्या में गिरावट आई। जैसे तमिलनाडु के सेलम जिले के एक स्वयं सहायता समूह ने परिवार द्वारा छोड़ी गई बच्चियों को गोद लेने पर बल दिया तथा मादा भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करने वाले परिवार के प्रति पुलिस कार्रवाई पर बल दिया। और दूसरा पॉइंट है, छुआछूत को दूर करने में महिलाओं की सशक्त भूमिका होती है, क्योंकि महिला संवेदनशील होने के कारण हर वर्ग के बच्चे के प्रति सेवा भाव रखती है। इसीलिए अंबेडकर ने यह कहा है कि दरिद्र समाज का विकास महिला सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, दहेज के विरोध आंदोलन में महिलाओं ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। 1975 में महिलाओं ने दहेज विरोधी मोर्चा का गठन किया तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं ने त्वाहा नामक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके दहेज के विरोध एक जनमत तैयार किया। नारी सुरक्षा समिति ने दहेज विरोधी आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया, इसलिए सरकार ने दहेज विरोधी कानून को कठोर बना दिया। और चौथा पॉइंट, संवेदनशील होने के कारण वृद्ध एवं विकलांग के प्रति महिलाओं के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है। समाज के वंचित वर्ग को जिस भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा होती है वह महिलाओं से ही प्राप्त होती है। और दूसरा पॉइंट है, महिलाओं की राजनीतिक भूमिका में देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफलता में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। 1942 के क्रांति स्वतंत्र रेडियो केंद्र के संचालन महिलाओं ने सशक्त भूमिका निभाई है। और दूसरा पॉइंट, तेभागा आंदोलन महिलाओं ने आत्मरक्षा समिति का गठन किया तथा तेलंगाना आंदोलन महिलाओं ने गोरिल्ला युद्ध में महिलाओं ने भाग लिया। और चौथा पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक गतिविधियों महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। और भारत में वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला है जो भारत के आर्थिक समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है। पॉइंट थर्ड है, सांस्कृतिक भूमिका। तो विवाह के समय प्रचलित सभी रीति रिवाज संस्कृति के भाग हैं। उन रीति रिवाजों के प्रति महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और जिसे संस्कृति का संरक्षण होता है। महिला आधुनिक होने के बावजूद सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल होने के लिए अपनी परंपरागत संस्कृति पर बल देती है, जिससे भारतीय संस्कृति का निरंतरता बनी रहती है। और महिलाएं संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सक्षम है तथा संस्कृति के उत्सव को अत्यधिक महत्व देती हैं। उत्तर भारत में रंगोली बनाने का प्रचलन है, जिसे आगे बढ़ाने में महिला सशक्त भूमिका निभाती है। महिलाओं की पर्यावरण में भूमिका, तो पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा है मैत्री आंदोलन, तीसरा है पेड़ों की पूजा और चौथा है नदियों की पूजा। और महिलाओं की आर्थिक भूमिका में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका होती है और महिलाओं के कारण सस्ता श्रम उपलब्ध, महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर अच्छी कार्य संस्कृति का विकास, परिणामतः उत्पादन में वृद्धि। महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले कारक, तो पहला पॉइंट, महिलाओं की आर्थिक स्थिति। महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण, कार्यस्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था का स्वरूप एवं संस्कृति और सरकार का स्वरूप, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के प्रति कानून का क्रियान्वयन। और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति महिलाओं की भूमिका को निर्धारित कर सकते हैं कि पहले पॉइंट है, आर्थिक रूप से संपन्न महिला पुरुषों पर निर्भर नहीं होती है और निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त होती है। और दूसरा पॉइंट, आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं जागरूक होने के साथ अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करती हैं और तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होती है। जैसे जैसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होते हैं वैसे वैसे महिलाओं की भूमिका बढ़ती जाती है। वैश्वीकरण के युग में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार स्टार्टअप जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित
कर रही है तथा वित्तीय समावेशन के द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह को न्यूनतम ब्याज दर पर उधार दिया जा रहा है। भारत की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो महिलाओं की भूमिका में क्षेत्रीय एवं वर्गीय आधार पर अंतर दिखता है। जैसे दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं की भूमिका अच्छी है, क्योंकि दक्षिण भारत की महिलाएं अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से मजबूत है। दूसरा पॉइंट है, उच्च वर्ग की महिलाओं की भूमिका अच्छी है क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग की महिलाओं की भूमिका कम होती है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होती है। और तीसरा पॉइंट है, गारो खासी जनजाति में मातृ प्रथा के कारण संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार होता है, इसीलिए गारो खासी जनजाति महिलाओं की भूमिका सशक्त होती है। और दूसरा पॉइंट है, महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण। तो महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण सकारात्मक है तो महिलाओं की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच के कारण महिलाओं को स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। लैंगिक समानता के साथ महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। अमेरिका और यूरोप में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच के कारण वह महिलाओं की सशक्त है, और परंतु महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच के कारण महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है, क्योंकि पहला पॉइंट है, महिलाओं पर संशय किया जाता है और यह माना जाता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता देने पर महिलाएं गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाने में संकोच नहीं करेगी, इसलिए महिलाओं को घर की चार दीवारी कैद कर दिया जाता है या पर्दा प्रथा की वकालत की जाती है। दूसरा पॉइंट, महिलाओं की शिक्षा और गरिमा को महत्व नहीं दिया जाता है। और महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले कारक, तो पहला पॉइंट है महिलाओं की सुरक्षा। तो महिलाओं की सुरक्षा उनकी भूमिका को सशक्त करता है, क्योंकि पहला पॉइंट, महिलाओं की सुरक्षा के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा के कारण एक तरफ कार्यशील महिलाएं की संख्या में वृद्धि होती है तो दूसरी तरफ शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि से सशक्तिकरण में वृद्धि होती है। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार तथा घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं की भूमिका सीमित होने लगी है, इसीलिए महिलाओं की भूमिका में वृद्धि करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत 3 तलाक को अवैध घोषित किया तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की। और शहरी समाज की महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और स्वतंत्रता का ज़्यादा उपभोग करती हैं, और इसीलिए शहरी महिलाओं की भूमिका अच्छी होती है, जबकि ग्रामीण समाज की महिलाएं पर्दा प्रथा एवं रूढ़िवादी संस्कृति के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए उनकी भूमिका सीमित होती है। समाज का स्वरूप में देखेंगे तो 2 तरह के समाज है, पहला है बंद समाज, दूसरा है खुला समाज। तो बंद समाज में देखेंगे तो पर्दा प्रथा और लैंगिक भेदभाव और आधुनिक मूल्यों का अभाव होते हैं, और खुला समाज में पर्दा प्रथा का अभाव और काफ़ी हद तक लैंगिक समानता और आधुनिक मूल्यों का स्वीकार्यता। और समाज का स्वरूप कैसे महिलाओं के भूमिका को निर्धारित करता है, तो समाज का स्वरूप संस्कृति एवं परंपराओं से महिलाओं की भूमिका निर्धारित होती है। यदि खुला समाज है तो महिलाओं की भूमिका अच्छी होती है, क्योंकि खुले समाज में पर्दा प्रथा का अभाव होता है और काफ़ी हद तक लैंगिक समानता होती है और आधुनिक मूल्यों की स्वीकार्यता ज़्यादा होती है, इसलिए महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। परंतु बंद समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित होती है, क्योंकि बंद समाज में पर्दा प्रथा होती है, लैंगिक भेदभाव होता है और आधुनिक मूल्यों का विरोध किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण बाधित होता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है। मेट्रो शहर का समाज खुला समाज है, इसलिए मेट्रो शहर की महिलाओं की भूमिका अच्छी होती है, किंतु ग्रामीण समाज एक बंद समाज है जहां महिलाओं की भूमिका सीमित होती है। और सामाजिक सुधार में देखेंगे लोग तो लैंगिक समानता, पर्दा प्रथा का विरोध और सामाजिक कुरीति पर चोट, बाल विवाह पर रोक और जातीय धार्मिक भेदभाव का विरोध और धर्म की विवेकसंगत व्याख्या। तो लैंगिक समानता में देखेंगे लोग तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण एवं समान अवसर, और पर्दा प्रथा का विरोध में देखेंगे महिला स्वतंत्रता और सामाजिक कुरीति पर चोट में देखें तो समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश, और बाल विवाह पर रोक में महिला शिक्षा, गरिमा पर बल और जातीय धार्मिक भेदभाव का विरोध में देखेंगे लोग तो महिलाओं के बीच एकता एवं महिला संगठन की स्वीकार्यता और धर्म की विवेकसंगत व्याख्या में देखें धर्म के आधार पर महिलाओं के शोषण पर रोक। तो ये सारे सामाजिक सुधार के पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट से महिला सशक्तिकरण एवं निर्माण में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि होगी।
सरकार का स्वरूप में देखेंगे तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा है निरंकुश सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार में पहला पॉइंट समानता, दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार पर बल दिया जाता है, और कल्याणकारी योजना और गवर्नेंस और विवेक में विश्वास, विधि का शासन और धर्मनिरपेक्षता। तो लैंगिक समानता पर बल, इसे लैंगिक समानता पर बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, तो महिला की भूमिका में वृद्धि होगी। और निरंकुश सरकार में देखें तो गवर्नेंस का अभाव और शक्ति का केंद्रीकरण और सरकार के विरोध का अभाव और स्वतंत्रता सीमित। तो ये सारे पॉइंट से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास बाधित होगा तो लैंगिक समानता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो महिला की भूमिका सीमित होगी। तो व्यवस्था में देखें तो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। तो पहला है पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित होती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्रीकरण तथा अधिकांश केंद्रीकरण पुरुषों के पास। और दूसरा पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक और कानूनी समानता खोखली होती है, परिणामतः महिलाओं की राजनीतिक भूमिका सीमित। और तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र खोखला होता है और तंत्र पर केवल पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। और व्यवस्था में देखेंगे तो इसे दो भागों में बांटकर देखेंगे लोग। एक है इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अच्छी होती है क्योंकि, और दूसरा पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था। तो अच्छी होती है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और विधि का शासन और राजनीतिक कानूनी समानता पर बल और मीडिया की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। और समाजवादी दृष्टिकोण व्यवस्था को दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। तो पहला समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी। तो समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता पर बल, अर्थात आर्थिक समानता से राजनीतिक एवं कानूनी समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरा है वास्तविक लोकतंत्र का विकास समाजवादी व्यवस्था में होता है। वास्तविक लोकतंत्र में कानून का शासन, लैंगिक समानता होती है। और दूसरा पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित। समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित। तो पहला पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था होती है। दूसरा है यहाँ स्वतंत्रता का अभाव होता है। और धर्मनिरपेक्ष समाज एवं महिलाओं की भूमिका में देखेंगे लोग। तो धर्मनिरपेक्ष समाज को दो भागों में बांटकर देखेंगे लोग। धर्मनिरपेक्ष से तटस्थता, और दूसरा है समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक आधार पर। तो धर्म से तटस्थता में देखेंगे लोग, धर्म के आधार पर सामाजिक कुरीति को मान्यता नहीं मिल पाएगी। तो सामाजिक कुरीति विशेष एवं पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव कमजोर होगा। और दूसरा समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक आधार पर। तो तार्किकता का विकास होगा। तो परिणाम तो महिलाओं के साथ बराबरी का भाव पैदा हो सकता है। तो बराबरी का भाव पैदा हो सकता है तो लैंगिक समानता होगी। और ये दोनों पॉइंट्स है मीडिया की भूमिका में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महिलाओं की भूमिका पर देखेंगे। तो पहला है जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। तो भूख कुपोषण, गरीबी में वृद्धि होगी। तो पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भूख कुपोषण का सामना सबसे ज्यादा महिला करती है। परिणामतः महिला कुपोषित भूमिका सीमित होगी। और दूसरा पॉइंट जलवायु परिवर्तन में देखें तो प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होगी। तो शरणार्थी समस्याओं में वृद्धि होगी। तो शरणार्थियों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा होने से सामान्यतः समस्याओं में को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। परिणामतः महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास बाधित होने से महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी की समस्या तथा गरीबी में वृद्धि। तो परिणामतः समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। और इसे अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग तथा शक्ति के केंद्रीकरण पर बल। तो परिणामतः सरकार के निरंकुश बनने की संभावना है। लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा होगी। तो निरंकुश व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में से महिलाओं की भूमिका सशक्त होती है। परीक्षण करें। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का उद्देश्य कानूनी और संवैधानिक प्रावधान के अध्ययन करने के साथ साथ महिलाओं को शिकायतों का निपटारा करना है तथा सरकार को उचित सलाह देना है। और परंतु महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा को रोकने में महिला आयोग को पूर्णतः सफलता नहीं मिली है, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो पहला है महिला आयोग के पास अपराधी
कि वो दंड देने का अधिकार नहीं है, वह पूछताछ कर सकती है किंतु दंड देने का अधिकार न्यायालय के पास। दूसरा पॉइंट है महिला आयोग के पास अपनी कोई जांच एजेंसी भी नहीं है। यह जांच के लिए सरकारी एजेंसी पर निर्भर है और सरकारी एजेंसी के पास समय के अभाव होने के कारण जांच में विलंब हो जाता है। तीसरा पॉइंट, महिला आयोग के पास अपना कोई न्यायालय नहीं है। सामान्य न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त के विरोध पर कार्रवाई पर बल दिया जाता है, परंतु न्यायालय पर मुकदमा का बोझ ज्यादा होने से ही सही समय पर निर्णय नहीं हो पाता है। और चौथा पॉइंट, महिला आयोग के पास कोष का अभाव है, परिणामतः महिला आयोग पीड़ित महिला को मुआवजा नहीं दे पाती है। वह मुआवजे के लिए सरकार से अपील करती है किंतु सरकार महिला आयोग के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पांचवा पॉइंट है, महिला आयोग पुरुषों के प्रति नकारात्मक सोच रखती है, इसीलिए पुरुष महिला आयोग को संशय की नजर से देखता है। पॉइंट 6 है, महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है तथा योग्यता की उपेक्षा कर देती है, जिससे महिला आयोग तथा योग्यता की उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे महिला आयोग एक सशक्त भूमिका नहीं निभा पाती है। वस्तुतः महिला आयोग ने सभी वर्ग की महिलाओं के प्रति प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसीलिए अभिजात वर्ग की महिलाएं सदस्य होती है। महिला आयोग को अभिजात वर्ग की महिला आयोग कहा जाता है क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, अभिजात वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक पहुंच होती है, इसीलिए राजनीतिक पहुंच के आधार पर अभिजात वर्ग की महिलाओं को महिला आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, महिला आयोग में ग्रामीण महिलाओं प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह एक दृष्टि से शहरी वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा पॉइंट है समानता, महिला आयोग उन मुद्दों को उठाती है जिनका संबंध अभिजात वर्ग की महिलाओं से है और महिला आयोग को सशक्त किए बिना महिलाओं की सुरक्षा कठिन है, इसीलिए महिला आयोग को सफल बनाने और उसे सशक्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, महिला आयोग के पास दंड देने की शक्ति हो तभी आरोपी के विरोध तुरंत कार्रवाई हो सके। दूसरा पॉइंट, महिला आयोग की अलग जांच एजेंसी हो तथा उसका अपना अलग न्यायालय हो ताकि जांच निष्पक्ष रूप से शीघ्रतापूर्वक हो। तीसरा पॉइंट है, महिला आयोग के पास अलग फंड की व्यवस्था हो ताकि पीड़ित महिला को मुआवजा दिया जा सके। और चौथा पॉइंट, महिला आयोग ने पुरुष को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए ताकि महिला आयोग के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हो और महिला आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति विश्वास हो, इसलिए महिला आयोग ने यह सुझाव दिया कि महिला आयोग ने पुरुष को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। और पांचवा पॉइंट है, महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो तथा उससे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ जवाबदेह बनाए। महिला आयोग की प्रासंगिकता, तो पहला पॉइंट है, इसमें महिला आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं क्योंकि पहला पॉइंट है, महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने में पूर्णतः सफल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, महिला आयोग अभिजात वर्ग की महिलाओं का क्लब बनकर रह गया है। और तीसरा पॉइंट, महिला आयोग का राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है क्योंकि सदस्यों की ड्यूटी राजनीतिक पहुंच के आधार पर होती है। चौथा पॉइंट है, महिला आयोग एक दंड विहीन आयोग है जो दिखावती मात्र है क्योंकि महिला आयोग के पास अभियुक्त को न तो दंड देने का अधिकार है और न तो पीड़ित महिला को मुआवजा देने का अधिकार। लेकिन तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह कहना उचित है कि महिला आयोग पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि पहला पॉइंट, सभी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को महिलाओं को सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने में महिला आयोग की भूमिका है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्थानीय स्तर पर महिला संगठन को प्रोत्साहित किया तथा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। महिला आयोग की सक्रियता के कारण ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगाने का निर्णय लिया। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।